सभी विद्यार्थियों का, सभी मित्रगण का, सभी गुरुजन का और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 12 के विद्यार्थी हूँ, कक्षा 11 के विद्यार्थी हूँ, कक्षा 9 के विद्यार्थी हूँ या कक्षा 10 के विद्यार्थी हूँ, सभी विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को ज़रूर समझना है, क्योंकि जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा तो सबसे पहले जो प्रश्न होंगे आपको इन्हीं प्रश्नों का सामना करना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न आपके सामने होंगे जिनका आपको उत्तर देना है। यानी जो प्रश्न पत्र होगा उसमें सबसे शुरू में जो प्रश्न आपको हल करने हैं, जो पहला प्रश्न आपका आएगा वो हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से होगा। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के। अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है और सभी बच्चे अपनी परीक्षा में जुटे होंगे, तैयारी में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। और ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। ये प्रश्न इस तरह से भी आएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है और कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, और तीसरा है उत्तर है काल जिसको रीतिकाल कहते हैं, और चौथा है आधुनिक काल। अगर पूछा जाए कि कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है तो इसका उत्तर है पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है रासो ग्रंथों में किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उत्तर है रासो ग्रंथों में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 वीरगाथा काल के एक प्रमुख कवि और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर कवि है चंद्रवरदाई और इसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल को ही आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल यानी वीरगाथा काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप। पहला है चंद्रवरदाई जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो, और दूसरे हैं विद्यापति जिनकी रचना है विद्यापति पदावली। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना किस काल में हुई और उसके रचयिता कौन हैं, इसका उत्तर लिखेंगे पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना यानी आदिकाल में हुई और इसके जो रचयिता हैं वो है चंद्रवरदाई। सबसे अच्छी पहचान है जिसमें रासो लगा होगा, रासो आदिकाल की रचनाएं हैं और आदिकाल का ही नाम वीरगाथा काल है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। अगर पूछ लिया जाए कि आदिकाल की 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम बताइए तो आप इस तरह से लिखेंगे चंद्रवरदाई और उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, दूसरे हैं विद्यापति जिनकी रचना है विद्यापति पदावली। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है और उनकी रचना काल कब से प्रारंभ माना जाता है। तो उत्तर है अधिकांश विद्वानों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, इसको ध्यान रखिए, सरहपा को माना जाता है जिसकी रचना का काल समय है 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ माना जाता है। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को। नाथ साहित्य के प्रणेता मत्स्येंद्र नाथ थे और नाथ साहित्य के 2 प्रमुख कवियों के नाम हैं गोरखनाथ और जलंधर नाथ। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना किस काल में हुई और उसके रचयिता कौन हैं। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जाता है और इसके रचनाकार कौन है। तो अधिकांश साहित्य मर्मज्ञ हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं, आदिकाल के पृथ्वीराज रासो को मानते हैं और जिसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ और जिनको मच्छंदर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है नरपति नाहले
तथा चंद्रवरदाई द्वारा रचित एक काव्य कृति का नाम लिखिए। तो नरपति नाले द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति है बीसल देव रासो तथा चंद्रवरदाई द्वारा रचित कृति है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप किन ग्रंथों में मिलता है? तो जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं, सिद्ध साहित्य के, वो हैं सरहपा और सबरपा। जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं देवसेन और मुनि जिन विजय। आदिकाल और वीरगाथा काल की 4 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हिंदी काव्य का जो आदिकाल है, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, उसका समय शुरू होता है 769 से 1343 ईस्वी और ये लगभग 1400 ईस्वी तक माना जाता है। और इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं यानी जो विशेषताएं रही हैं वह हैं सिद्धों एवं नाथों की धार्मिक रचनाएं, जैन कवियों की धार्मिक साहित्य रचनाएं, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाएं और रासो काव्य, लौकिक काव्य, विद्यापति आदि कवियों की रचनाएं। और अन्य भी विशेषताएं इसकी रही हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा, श्रृंगार रस की प्रधानता और ऐतिहासिक का कल्पना से भरा हुआ वर्णन। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है आदिकाल यानी वीरगाथा काल की आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की कोई एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल, जिसको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, तो भक्ति काल की एक विशेषता है ब्रह्म आडंबरों का विरोध करना। इस समय में कबीर, रहीम, तुलसी, बहुत सारे ये जो कवि रहे और इन्होंने जो हमारे भारत देश में जो आडंबर था धर्म के नाम पर, उन सब का विरोध किया है। जैसे कि कबीरदास जी ने भी ब्रह्म आडंबर, जो धर्म के नाम पर जो आडंबर होते हैं, दिखावट होती है, अंधविश्वास होते हैं, उन सब का खंडन किया है। ये इस काल की विशेषता रही है। जिसमें कबीर हैं, सबसे प्रमुख कबीर का नाम आता है। उन्होंने ब्रह्म आडंबरों का बहुत ही जोर शोर से खंडन किया है। जैसे कबीर लिखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो घर की चाकी भली पीस खाए संसार। कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले तो इससे अच्छा है कि चाकी को पूज लिया जाए, जिससे कम से कम आटा पिसता है और आटा पिसने के बाद लोगों का उससे पेट भरता है। इसी तरह आगे लिखते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि ईश्वर को इतनी तेज तेज आवाज़ लगा करके सुनाया जाना जरूरी नहीं है। अगर आप धीरे से भी उसको आवाज़ लगाओगे, सच्चे मन से आवाज़ लगाओगे, धीरे से भी आवाज़ लगाओगे, तो वो आपकी प्रार्थना जरूर सुन लेगा। तो जो कबीरदास जी रहे हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय को कहा है। जो भी उन्हें बुरा लगा, जो दिखावटीपन लगा, उन्होंने सब कह दिया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसीलिए भक्ति काल की एक प्रमुख विशेषता रही है ब्रह्म आडंबरों का विरोध करना। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवि के नाम लिखिए। निर्गुण भक्ति धारा, भक्ति धारा 2 भागों में बटी, एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। सगुण, जिनके ईश्वर का कोई रूप था, रंग था, आकार था, और निर्गुण, जिनके ईश्वर का कोई आकार, रूप, रंग नहीं था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निर्गुण भक्ति धारा के जो 2 कवि हैं उनके नाम लिखिए। तो निर्गुण भक्ति धारा के, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निर्गुण भक्ति धारा की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो निर्गुण भक्ति धारा की जो 2 शाखाएं थी, प्रचलित थी, वो थी ज्ञान आश्रयी शाखा और दूसरी थी प्रेम आश्रयी शाखा। जिसके जो ज्ञान आश्रयी शाखा थी उसके प्रतिनिधि थे कबीर, और प्रेम आश्रयी शाखा के जो कवि थे उसके प्रतिनिधि कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, निर्गुण और दूसरी थी सगुण। निर्गुण भी 2 भागों में बटा, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। सगुण भी 2 भागों में बटा, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। जो ज्ञानाश्रयी के शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीर, और प्रेम आश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। और
कृष्ण आश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो सूरदास थे और राम आश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो तुलसीदास थे। भक्ति काल की प्रेम आश्रयी शाखा के किसी एक महाकाव्य और उसके रचयिता का नाम लिखिए। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निर्गुण भक्ति की प्रेम आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, उनकी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि एवं उनकी किसी एक कृति का नाम बताइए। सबसे पहले तो ये जान लो कि जब निर्गुण काव्यधारा दो भागों में बटी, ज्ञान आश्रयी और दूसरी प्रेम आश्रयी, जो ज्ञान आश्रयी के जो कवि थे वो संत कहलाए और जो प्रेम आश्रयी शाखा के जो कवि थे वो सूफी कहलाए। तो अगर प्रश्न पूछा जाए सूफी काव्य धारा के कवि, तो पूछा जा रहा है आपसे प्रेम आश्रयी शाखा के कवि। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, यानी प्रेम आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि और उनकी एक कृति का नाम। देखिए भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा से जुड़ी प्रेम आश्रयी शाखा अर्थात सूफी काव्य धारा का सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत, के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसकी काव्यधारा के दूसरे प्रमुख कवि हैं कुतुबुन, जिनकी रचना है मृगावती। अगर पूछ लिया जाए कि सूफी काव्यधारा के दो कवि का नाम बताइए और उनकी एक एक रचना, तो आप इस तरह से लिख देंगे मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी रचना है पद्मावत, और दूसरे हैं कुतुबुन, जिनकी रचना है मृगावती। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों का नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों के नाम हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख या दो मुख्य काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, एक है पद्मावत और दूसरी है आखिरी कलाम और एक तीसरी और है अखरावट। एक प्रश्न है मोही का हंसे सी की कोहररी कहने वाले कवि का नाम क्या था। मोही का हंसे सी की कोहरही कहने वाले कवि का नाम। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति कहने वाले कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इस प्रश्न को और अच्छी तरह से समझ लीजिए। मोही का हंसे सी की कोहररी, तो यहाँ पर लिखा है कहने वाले। कहने वाले मतलब किसके लिए। ये जो वाक्य है मोही का हंसे सी की कोहरही, कहने वाले कवि का नाम क्या था। तो ये नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ये वाक्य कहा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये माना जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी बहुत अधिक सुंदर नहीं थे। तो एक बार किसी राजा ने कह दिया इनको, मतलब इनके रूप रंग पर हंसी बना दी। जब ये इनकी हंसी बनाई तो इन्होंने कहा कि मोही का हंसे सी की कोहरही, कि आप मुझ पर हंस रहे हैं या मुझ पर जिन्होंने मुझे बनाया है उस पर हंस रहे हैं, क्योंकि सारे ही संसार के मनुष्यों को ईश्वर ने बनाया है। तो अगर आप मुझ पर हंस रहे हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, रूप दिख रहा हूँ, तो आप मुझ पर नहीं हंस रहे, मुझे जिसने बनाया है आप उसका अपमान कर रहे हैं। जैसे किसी की कोई तस्वीर होती है, कोई पेंटर कोई तस्वीर बनाता है और जब वो दिखाई जाती है या जो लोग उस पेंटिंग को या तस्वीर को देख रहे होते हैं, तो अगर उसकी वो बुराई करें तो पेंटिंग की बुराई नहीं हो रही है, ये बुराई हो रही है उसकी जिसने उसको बनाया है। तो जायसी ने यही कहा कि आप मेरे जो अपमान कर रहे हैं, मेरी जो बुराई कर रहे हैं, तो आप मेरी नहीं कर रहे, आप उस खुदा की, आप उस ईश्वर का अपमान कर रहे हैं जिसने मुझे बनाया है। तो उन्होंने कहा कि मोही का हंसे सी, आप मुझ पर हंस रहे हैं कि कोहरही, या मुझे जिसने बनाया है आप उस पर हंस रहे हैं। तब उस राजा को बहुत ही मतलब शर्मिंदगी हुई इस बात पर। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के दो प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के दो प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले कबीरदास है निर्गुण भक्ति धारा काव्य धारा के। तो ज्ञान आश्रयी शाखा के जो कबीरदास हैं उनका रचित ग्रंथ है बीजक, और प्रेम आश्रयी शाखा के हैं मलिक मोहम्मद जायसी,
जिनका रचित ग्रंथ है पद्मावत। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप पद्मावत लिखें। मलिक मोहम्मद जायसी की 3 किताबें हैं, यानी 3 ग्रंथ हैं उनके, तो तीनों में से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। सगुण भक्तिधारा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहली जो शाखा थी वो थी राम आश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, और उनकी रचना तो सबको पता ही है, रामचरितमानस। और कृष्ण आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, जिनकी रचना थी सूरसागर। सूरसागर की भी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सरावली और सूर साहित्य लहरी। तो आप तीनों में से किसी एक का भी नाम दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तुलसीदास जी की बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनमें से आपको जो 2 याद हो वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है और ये किस काल की रचना है। तो इसका उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, और उनके 2 प्रमुख ग्रंथों में से रामचरितमानस जो अवधी में लिखा गया, और दूसरा है विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ लो कि जो तुलसीदास जी हैं वो भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, किसके, राम आश्रयी शाखा के कवि हैं, और जिनका ग्रंथ है रामचरितमानस। कभी कभी रामचरितमानस की भाषा पूछ ली जाती है कि वो कौन सी भाषा में लिखा है, तो अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका जो उनका दूसरा ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा में। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के किन्हीं 2 संप्रदायों के नाम लिखिए। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो 2 संप्रदाय हैं वो हैं बल्लभ संप्रदाय और राधा बल्लभ संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अष्टछाप के किन्हीं 4 कवियों के नाम लिखिए। अष्टछाप में जो कवि हैं उनमें से 4 के नाम आपको लिखना है, और ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बल्लभाचार्य के किन्हीं 4 शिष्यों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले है कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवियों में अष्टछाप के कवि ही शामिल थे, और अष्टछाप के 8 कवि या शिष्यों के जो संतों का जो समूह था, जिसमें बल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोसाई विठलनाथ जी के ये 4 शिष्य छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुजदास तथा नंददास शामिल थे। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, गोसाई विठलदास जी ने की थी। से कई प्रश्न बनते हैं कि अष्टछाप में कितने कवि हैं, तो अष्टछाप में कितने कवि हैं, अष्ट से ही आप जान लीजिएगा कि इसमें 8 कवि हैं। कौन कौन से कवि हैं, तो इसमें हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुजदास और नंददास। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो ये स्थापना की थी गोसाई विठलनाथ जी ने। रीतिकाल काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल, तो रीति निरूपण रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि प्रत्येक काव्य एक सुनिश्चित रीति के अनुसार रचा गया। दूसरा इसकी विशेषता रही है श्रृंगारिता एवं अलंकारिकता। ये काव्य में ये दोनों पक्ष प्रधान थे। अगला प्रश्न, रीतिकाल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल के जो कवि थे वो अपने राजाओं के आश्रम में रहा करते थे, और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो उनका बढ़ा चढ़ा कर के वर्णन किया करते थे, क्योंकि जितनी अच्छी प्रशंसा जो कवि कर लेता था उसको पुरस्कार रूप में धनराशि अधिक मिला करती थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने आश्रितों का बहुत ही अतिशयोक्ति वर्णन किया है, और उनकी जो रानियां होती थी उनके रूप, रंग, प्रेम प्रसंग आदि का भी वर्णन किया गया है। तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। फिर जो कवि थे वो राजाओं का जो युद्ध हुआ करता था उसका युद्ध का वर्णन भी उन्होंने किया है अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में। तो इसलिए इस काल में वीर रस की भी प्रधानता रही है और श्रृंगार रस की भी प्रधानता रही है। और अपने जो आश्रयदाता कवि, जिनके आश्रय में कवि रहा करते थे, उनके राजाओं का जो वर्णन किया है उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया है। तो इसमें आश्रितों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी रहा है। तो अगला प्रश्न है, रीति काल के किन्हीं 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम उनकी एक एक रचना सहित लिखिए।
तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो बिहारी लाल हैं और उनके द्वारा रचित है बिहारी सतसई, दूसरे हैं केशवदास और उनकी रचना है कवि प्रिया। रीतिकाल के 4 रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। रीति मुक्त कवि, तो रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, ठाकुर, आलम, बौधा। हिंदी के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत, उसकी किसी एक महाकाव्यात्मक रचना का नाम लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य केशवदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी के रीतिकाल कवि हैं केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है और इनकी महाकाव्यात्मक रचना का नाम है रामचंद्रिका और इनकी अन्य 2 प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया और रसिक प्रिया। अगला प्रश्न है किस काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा गद्य काल की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उसके द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है और इनके द्वारा संपादित 2 पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका आगे चलकर नाम हरिश्चंद्रिका हो गया, दूसरी पत्रिका है कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है कविता वर्धनी सभा के संस्थापक उसके प्रमुख पत्र का नाम लिखिए। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक तथा उसके मुख्य पत्र का नाम। तो कविता वर्धनी सभा के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और इस सभा के मुख्य पत्र का नाम था कवि वचन सुधा। द्वितीयुग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। द्वितीयुग के 2 प्रमुख महाकाव्यों के या प्रमुख कवियों के नाम हैं साकेत, इनके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, दूसरी है प्रिय प्रवास और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। छायावाद के 4 कवि और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। छायावाद के जो 4 कवि हैं प्रमुख कवि इस तरह से हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अगर इनकी एक एक रचना या 2 रचना पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कामायनी आंसू। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी आंसू है और सुमित्रानंदन पंत जी का पल्लव ग्राम्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परमल गीतिका और महादेवी वर्मा का दीप शिखा और संधि गीत। गुसाई दत्त को कवि के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो गुसाई दत्त किनका नाम है? सुमित्रानंदन पंत जी का नाम है गुसाई दत्त। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना वर्ष और उसके प्रथम सभापति का नाम लिखिए या बताइए। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के समय हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के, तो तार सप्तक का संपादन प्रथम बार कब और किसने किया? ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। या तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए, अथवा ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है गजानन माधव मुक्तिबोध किस सप्तक में संकलित हैं? तो इसका उत्तर है तार सप्तक के जो संपादक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघी हैं। इन्होंने ही सभी सप्तकों इन तार सप्तक का दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक एवं चौथा तार सप्तक का संपादन किया था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था और इसमें अघे के अतिरिक्त मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा माथुर तथा रामविलास शर्मा शामिल थे। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य की 4 रचनाओं और रचयिताओं के नाम लिखिए। इसमें अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों की एक एक रचना का नाम लिखिए या गजानन माधव मुक्तिबोध की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए। अघे का पूरा नाम लिखिए। उन्हें किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? प्रयोगवादी काव्यधारा के 2 प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जो प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख करना है तो प्रयोगवादी में सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे, इनकी जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार। दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। गिरजा कुमार माथुर, इनकी रचना है धूप के धान। और अगले हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है गीत फरोश।
अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष भी लिखना या लिखिए। नई कविता पत्रिका का आरंभ 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्ता तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में हुआ था और ये कविता किसी भी प्रकार के वाद या विचारधारा में बंधकर नहीं चलती। अगला प्रश्न, चांद, प्रभा, प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित हैं? तत्कालीन संपादक कौन थे? तो ये पत्रिकाएं द्विवेदी युग से संबंधित हैं और इनके तत्कालीन संपादक निम्न थे। चांद, राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। दूसरी है प्रभा, बालकृष्ण नवीन। तीसरी है प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका, उसके लोकप्रिय संपादक का नाम बताइए। तो द्विवेदी युग की सर्वाधिक साहित्यिक पत्रिका थी सरस्वती तथा इसके लोकप्रिय संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, शुक्ल युग को किन नामों से जाना जाता है? शुक्ल युग को किन नामों से जाना जाता है? शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद युग की 4 विशेषताएं बताइए। छायावाद युग की 4 विशेषताएं। तो छायावाद की 4 विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, 2 विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है उसका रहस्यवाद, अज्ञात व असीम के प्रति जिज्ञासा। रहस्यवाद यानी ईश्वर की खोज के बारे में, ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या है, ये सब जब खोजबीन जब कवि करता है और अपनी रचनाओं में लिखता है तो उसे कहते हैं रहस्यवाद। इसमें अज्ञात, असीम के प्रति जिज्ञासा यानी ईश्वर के प्रति जो जिज्ञासा होती है वही होता है रहस्यवाद। रहस्यवाद की खोज। तो छायावाद की युग की 4 विशेषताएं में से एक विशेषता रही है रहस्यवाद। दूसरा है सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति, नारी प्रेम एवं उसकी मुक्ति का स्वर। तीसरा है प्रकृति का विशद चित्रण। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? उनकी एक प्रमुख कृति का उल्लेख कीजिए। हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन और उनकी एक जो कृति है वो है मधुशाला और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935। अगला प्रश्न है, नकेनवाद के संस्थापक सदस्यों का नाम उल्लेख कीजिए। नकेनवाद, नकेनवाद जिसे प्रपदवाद भी कहा जाता है और इसके संस्थापक सदस्य हैं नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार एवं नरेश थे। इन रचनाकारों के नाम का प्रथम अक्षर लेकर ही इन्हें नकेनवाद कहा गया। अगे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो अगे की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत, जिसका समय है 1933। प्रगतिवादी काव्य की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषता रही हैं सामाजिक यथार्थ का चित्रण, सांप्रदायिकता का विरोध, समाज में व्याप्त शोषणकारी शक्तियों का विरोध, व्यंग एवं आक्रामक काव्य शैली। रामधारी सिंह दिनकर की किन्हीं 4 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियां हैं हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका और रश्मिरथी। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की 4 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। रघुवीर सहाय की 4 काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए। और अब अंतिम प्रश्न, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आज इस वीडियो में आपने समझा हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा की में भी और प्री बोर्ड में भी, अर्धवार्षिक में भी, वार्षिक में भी, सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सब प्रश्नों को याद करिए, समझिए और वीडियो देख करके अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपको भी मिले और आपके मित्रों को भी मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।